दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। कंटिन्यू जियोग्राफी की वीडियो दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ और आप लोग देखते भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट भी कर रहे हैं सर। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए आज पढ़ेंगे जो जियोग्राफी की जो हमारी आज की वीडियो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल की संरचना। इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान में देंगे और यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसको ध्यान देंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले हम बात करेंगे और इसमें देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी को आप जानते हैं कि सभी कई भागों में बनी हुई है, देशांतर अक्षांश रेखा से बनी हुई है। अब उसकी बात हम नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ये चीज़ क्या करेंगे, एक पृथ्वी का हम भाग निकाल लेंगे। ये वाला भाग हम क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, ठीक है। और बाहर करेंगे तभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने एक भाग क्या किया, इस वाले भाग को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। कौन से भाग को, इस भाग को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया और इसको मैंने जूम कर दिया। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको क्या किया, जूम किया, और जूम करने के बाद यहाँ आपको स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे अनार के एक दाने होंगे, ठीक है। संतरा के एक दाना निकाल लीजिए, तो उसी तरह समझिए कि पृथ्वी का मैंने एक दाना निकाल लिया। अब उसकी गणना करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे जिसको भूप्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोड। ये तीन भाग आप देख रहे हैं, भूप्रॉपर्टी, मेंटल, कोड, ये आप जान गए। देखिए, भूप्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी 34 किलोमीटर का रेंज होता है। ये जो 34 किलोमीटर का रेंज देख रहे हैं, ये 34 किलोमीटर का जो रेंज होता है, ये होता है भूप्रॉपर्टी का। अच्छा, भूप्रॉपर्टी में भी दो भाग होता है, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये बाहरी है, और ये वाला भाग जो है क्या है, ये वाला आंतरिक है तो दोनों एक ही, लेकिन ऊपर वाला भाग ये बाहरी हो जाएगा, ये वाला आंतरिक हो जाएगा। और भूप्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे जैसे कि सियाल, इसको क्या बोलते हैं, सियाल। कुछ ऐसे तत्व जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिकन। क्या सिलिकन, इसमें सिलिकन 26% है, जबकि एल्युमिनियम कितना है, 8% है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूप्रॉपर्टी में कौन से ऐसे तत्व है, तो सिलिकन और एल्युमिनियम को नोट कर लेंगे। भूप्रॉपर्टी पर ही, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पे जीवन यापन करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, ऑक्सीजन 46%, पॉइंट में 80 कर लेंगे, ऑक्सीजन ये भी नोट कर लेंगे, कभी अगर पूछ देता है तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पहली बात भूप्रॉपर्टी हो गई, और इसमें बाहरी और निचली दोनों होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये कि सीमा रेखा है, और सीमा रेखा का मतलब क्या है, स्याल और सीमा। तो स्याल और सीमा, सीमा किसका है, मेंटल। मेंटल का मतलब क्या है, जो बीच की जो ये दो तीन भाग बटा हुआ है, भूप्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। तो तीन में जो बिचली परत है, ये कौन सी है, ये मेंटल इसको बोलते हैं। और इसमें कौन से तत्व होते हैं, सीमा। सीमा का मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकन और मैग्नीशियम। तो मैंने क्या बोला कि 34 से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज में आपका भूप्रॉपर्टी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं आप, ये कितना है, 34 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। अब दूसरी वाली परत में आते हैं, तो पहली वाली परत और दूसरी वाली परत को एक रेखा डिवाइड करती है, जिसको सीमा रेखा बोलते हैं। ये रेखा देखिए, इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। किसको किसको अलग करती है, ये भूप्रॉपर्टी को और मेंटल को अलग करता है, इसी को मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। दूसरी परत में मेंटल में आते हैं, तो देखेंगे सीमा। सीमा का मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम। ये 100 से लेकर 29, देखिए ये 100 से लेकर 29 किलोमीटर तक इसका रेंज है। ये आपको नोट करना पड़ेगा। आप अगर बुक रखे हैं, आप कॉपी रखे हैं, उसमें मिला लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है मुझसे भी कोई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आप कमेंट कर देंगे तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस नोट को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये 100 से 29 किलोमीटर आप देख लीजिए, ये सीमा, सिलिकन और मैग्नीशियम, इसमें ये दो तत्व पाए जाते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब नीचे आते हैं जिसको निफे कहते हैं, जिसमें किसको क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। तो ये परत जो है आप देख रहे हैं, इस परत को, तो ये कहीं परत है, लेकिन इसके दो भाग हो गए हैं, ठीक है। एक बाहरी, एक आंतरिक। ये क्या है, बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड, ठीक है। ये क्या है, बाह्य क्रोड, एक
क्रोड का मतलब ये जो पृथ्वी के अंदर होता है इसको नीफे बोलते हैं। नीफे का मतलब निकिल और फेरल का मतलब लोहा, ठीक है। ये क्या है, देखिए निकिल और लोहे के बना हुआ ये जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच का भाग है, ठीक है, ये पृथ्वी के बीचों बीच का भाग है और इसको आप नोट कर लेंगे। तो क्या भाई इसमें ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, निकिल और लोहा। लेकिन इसकी अगर पूछ दिया कि यार क्या 129 किलोमीटर है तो 29 से 51 किलोमीटर, ठीक है, 29 से 51 100 किलोमीटर का रेंज किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रोड का। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बताइए कि क्रोड को भी दो भाग में बांटा गया है कि बाहरी और आंतरिक। तो कौन सी रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम देखिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यह है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब तीनों रेखाओं का नाम मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखिए भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती है मोहर डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और क्रोड को अलग करती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद क्रोड को अलग करती है लेहमन वर्ग डिसकंटिन्यूटी। इन तीन रेखाओं को याद कर लेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि पृथ्वी के बीचों बीच अधिकतर क्या पाए जाते हैं, आपके नीफे यानी निकिल लोहा पाया जाता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की त्रिज्यक लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए 6370 किलोमीटर यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लेंगे 6370 किलोमीटर, ठीक। एक पॉइंट और बच रहा है, इसको नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसलिए इसको मैंने नोट किया है। 32 मीटर जब नीचे आप जाते हैं, ठीक है, जाते क्या है आप पता लगाया गया है, ठीक है। तो 32 मीटर नीचे गहराई जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, ठीक है। इस पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर। वहीं 100 मीटर जाएंगे तो 2, तो आप पूछेंगे कि 32 था तो 32 दूरा के 60 बस 64 हो जाएगा, तो 64 पे ही 2 होना चाहिए, तो नहीं। कभी कभी आप इसमें एक चीज ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं कि 30 है तो 62 64 पे हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पृथ्वी के टेम्परेचर के ऊपर होता है सब ये, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस 2 चीज नोट कर लेंगे, ये वाला नोट कर लेंगे, 32 पे 1 है और 100 पे क्या है 2 है, ठीक है। हर जगह नहीं बढ़ता है तापमान। आगे देखते हैं आके। अब देखिए अगली जो हमारी एक वीडियो एक ही वीडियो में मैंने दोनों चीज को समाहित किया है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, उसी तरह सेम ये चीज, जैसे मान लीजिए मैं ये बता रहा हूं आपको, ये पृथ्वी हमारी है, ठीक है। ये पृथ्वी है कि नहीं बताइए। अगर ये पृथ्वी है तो इसी पृथ्वी का मैंने एक भाग निकाला था और यहाँ पे हम लोग देखा। अब इसी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की संरचना जो है उससे क्वेश्चन बनता है, अब इसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो निचली परत है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। इससे कई पॉइंट है, जैसे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्वेश्चन बनेगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। जैसा कि ध्रुवों की बात करें तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है, तो यहाँ पे जो रेखाएं खींची गई है और यहाँ पे जो रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर का रेंज हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ध्रुवों को मिलाने वाली देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा यानी कि ध्रुवों पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा 18, और जबकि ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा का मतलब कि बीचों बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करें। देखिए ये पृथ्वी आप देख रहे हैं और 23.5 डिग्री पे झुकी हुई, आपको जैसे पता भी है, ठीक है। तो झुकी हुई है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बना है कि ये बताइए कि इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पे कितनी होती है। तो ध्रुवों पे जो इसकी ऊंचाई होती है, ये इस ध्रुव पे ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर और बीच में भूमध्य रेखा पे कितनी होती है 18 किलोमीटर। ये नोट कर लेंगे। आगे आते हैं, इसमें प्राकृतिक घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बरसना, बारिश होना, आंधी तूफान, ये जितना होता है किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आंधी तूफान, उसके बाद इसको संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल और संपनाम मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्योंकि इन दोनों को अलग करेगा तो क्षोभ सीमा, और इसको सीधा सीधा आप पकड़ लेंगे। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद एक अकरा वायुमंडल में एक अगली लेयर आती है जिसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल अगर नहीं रहता तो शायद ये जीवन यापन हम लोग नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, आइए इसको देखते हैं। देखिए इसका 48 से 50 किलोमीटर मतलब क्या है, 48 से 50 किलोमीटर, 48 नहीं रहेगा, ये आपका 18 से 50 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। ये 18 है तो 18 से 50 किलोमीटर। ये कभी कभी आपको 48 से
18 से 48 और 50 कभी कभी याद है, तो उसमें आप घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए 50 किलोमीटर। ध्रुवों पर मोटाई अधिक होती है। समताप मंडल की बात करें तो ध्रुव होते हैं वहां पर इसकी मोटाई क्या होती है, बहुत अधिक होती है। उसके बाद इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, मौसमी घटना नहीं होती। मौसमी घटना सिर्फ इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। वायुयान जैसे कि आप जो जहाज देखते हैं तो ये किस में उड़ाए जाते हैं, ये इसी में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। ओजोन गैस जैसा कि आप जानते हो एक लेयर बनी हुई है इस मंडल पे, ठीक है, ताकि पराबैंगनी किरणें जो हमारे हानिकारक है हमारे लिए वो हमारे यहाँ न आ सके और न आ सके, ताकि हमारा जीवन क्या हो, स्वच्छ और निर्मल रहे, ठीक है। आगे देखें, आने पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमें इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच बोलते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसको बोलते हैं, ओजोन को बोलते हैं, ठीक है, ओजोन गैस को बोलते हैं, आप नोट कर लेंगे। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC जैसा कि आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, हाँ, उसके बाद कंडीशनर में पाई जाती है, कई जगह पाई जाती है, जो एयर कंडीशन होते हैं वहाँ पाई जाती है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं समस्या हो रही है ओजोन को, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे, यहाँ से कोई पॉइंट बनते हैं, पॉइंट पॉइंट के हिसाब से नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद जो अगली लेयर होती है तीसरे नंबर पे, इसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। देखिए ये ट्रोपोस्फियर था, इंग्लिश में नाम कभी पूछेगा तो कर लीजिएगा। ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर, इसको स्ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है, दोनों कर लेंगे। आइए मध्यमंडल देखते हैं। मध्यमंडल का क्या है कि ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। यह तीसरी परत है, यह क्या है, नीचे से तीसरी परत है। पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंड आकर इसमें जल जाते हैं। जैसा उल्कापिंड का मैंने बताया था, तो उल्कापिंड आने से पहले क्या होते हैं, यही जल जाते हैं, क्योंकि ये ठंडी परत है और काफी ठंडी होती है, ठीक है, इसके वजह से जल जाते हैं। यह एक ठंडी परत है, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आयन मंडल होता है। जैसा कि आप आयन मंडल से हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेडियो तरंग, ठीक है, सेटेलाइट जो कहाँ होते हैं, तो सेटेलाइट जो आयन मंडल में ही होते हैं। जैसे आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे आयन मंडल पे ही निर्भर होता है। आयन मंडल नहीं रहता तो हम नहीं टेलीविजन नहीं चला पाते, कुछ ऐसे संचार साधन जो हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसको संचार केंद्र इसी में स्थित होता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, पृथ्वी रेडियो टेलीविजन पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट है ब्रह्मांड मंडल, इसकी कोई सीमा नहीं है कितनी है, ठीक है। तो ये आपके 4-5 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 टॉपिक से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको शेयर करिए, और इसमें जो भी कमी हो आप कमेंट करें, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।